Hey guys, welcome back to the channel once again EduBase classes। और आज इस वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर को आज हम देखने वाले हैं कि क्या होता है सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज फ्लो, व्हाट इज सर्कुलर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो एंड हाउ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इज देयर इन अ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी गाइस होती है टू सेक्टर इकोनॉमी दैट वी आर गोइंग टू से इन दिस चैप्टर। हम लोग जब चीजें आएंगी, हमारा जो पढ़ने का बेस होगा वो होगा संदीप गर्ग बुक को हम लोग कवर करेंगे। पर्सनली मैं आपको अगर रिकमेंड करूं तो ये बुक बेस्ट है अगर आप अपने क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो काफी कंसेप्ट वाइज यहां पे चीजें दी हुई हैं, नोट्स के फॉर्म में दी हुई हैं, आपको अलग से कोई नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो काफी अच्छी बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए 11th क्लास में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। माइक्रो और मैक्रो दोनों में जो डिफरेंस है वो आई और ए का है। माइक्रो में जहां एम आई होता है, मैक्रो में एम ए होता है। माइक्रो का जो आई होता है वो इंडिविजुअल यूनिट्स को प्रेफर करता है, जो मैक्रो का ए होता है एम ए सी, तो यहां जो ए होगा वो मैक्रो का ए एग्रीगेट यूनिट्स को टारगेट करेगा। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स थ्योरी का वो पार्ट है जो एग्रीगेटिव यूनिट्स के बिहेवियर को स्टडी करेगा। एग्रीगेटिव का मतलब होता है बच्चों ग्रुप। मतलब यहां पे हम लोग ग्रुप स्टडी करेंगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप्स के बारे में, इकोनॉमी एज अ होल के बारे में यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जब हम से ग्रुप की स्टडी करते हैं तो दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पे हम एग्रीगेट का मतलब होता है बच्चों ग्रुप, तो ग्रुप की हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे। ठीक है, यहां पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं इसके जो टूल्स हैं वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल हैं वो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई हैं, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल हैं, ठीक है, यहां मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यहां पे इसके टूल्स हैं। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी फोकस करेगी कि आप अपनी इकोनॉमी में इनकम लेवल को फाइंड आउट कर सके, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को चेक कर सके। ठीक है, तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहां पे आपका चैप्टर होगा एक नेशनल इनकम। तो यहां पे आप फिर एग्रीगेट डिमांड के यूनिट में जब आप जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखेंगे। तो बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो आपकी इनकम डिटर्मिनेशन और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद it is also known as income and employment theory। तो this is the another name, ये आप याद रखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या बोलते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि यहां हम लोग इनकम डिटरमाइन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे कि नेशनल इनकम कितनी है, देश की इनकम कितनी है, देश कितना कमा रहा है, और ये भी देखेंगे कि देश में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसी है। इसीलिए यहां पे हम लोग इसका दूसरा नाम होता है वो होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल क्या हो गया? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। ठीक है, ये सब आपके एग्जांपल हो जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली हमें समझ में आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ये एक इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जो एग्रीगेट यूनिट को स्टडी करेगा। एग्रीगेट यूनिट मतलब ग्रुप की स्टडी करेगा। इसके जो टूल्स होंगे वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होंगे, और इसका जो एम होगा वो इनकम डिटरमिनेशन और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को चेक करना है। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी है। इसका आप एग्जांपल याद रख सकते हैं, दैट इज नेशनल आउटपुट एंड द नेशनल इनकम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंट्रोडक्शन। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर आपको समझना है तो सबसे पहली चीज आपको समझना होगा प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखिए एक इकोनॉमी का पार्ट है, हम लोग टाइम टू टाइम गुड्स, अब डेली हमारे घर में दूध आता है, तो कहीं ना कहीं वो दूध प्रोड्यूस हो रहा होगा, कहीं ना कहीं वो दूध प्रोड्यूस हो रहा है, वो सप्लाई चेन्स के थ्रू हमारे नियर स्टोर्स पे आ रहा है, और स्टोर्स में आके हम लोग उसको जाके उसको परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां हमें प्रोडक्शन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रोडक्शन क्या है? तो बेसिकली प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है which converts raw material into the finished good। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसे प्रोसेस को गाइस हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन क्या करता है? रॉ मटेरियल की यूटिलिटी को इनहेंस करता है। रॉ मटेरियल की यूटिलिटी को इनहेंस करता है। इस चीज का क्या मतलब हुआ? देखिए यहां में हमने आपको कुछ वुडन लॉग्स बनाए। अब ये वुडन लॉग्स रॉ मटेरियल हैं। अब इन वुडन लॉग्स को जब प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम लोग फर्नीचर में कन्वर्ट कर देंगे तो इन वुडन लॉग्स की जो यूटिलिटी है, यूजफुलनेस है, वो बढ़ जाएगी। तो ये जो यूजफुलनेस बढ़ी वो कौन से प्रोसेस की वजह से बढ़ी? दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन आप याद रखेंगे एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है,
और प्रोडक्शन क्या करता है, रॉ मटेरियल की जो यूजफुलनेस है, यूटिलिटी है, उसको इनहेंस कर देता है, क्योंकि ये उस फॉर्म में उस चीज को कन्वर्ट कर देता है जिसमें कंज्यूमर को रिक्वायर है। अब कंज्यूमर को वुडन लॉग्स की जरूरत नहीं है, लेकिन कंज्यूमर को फर्नीचर की जरूरत है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस की हेल्प से हमने क्या किया, वुडन लॉग्स को कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर में। मतलब इन वुडन लॉग्स की जो यूजफुलनेस है वो हमने बढ़ा दी। तो जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहां पे अगली चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि प्रोडक्शन कौन करता है। तो ऑब्वियसली फर्म्स करते हैं, फर्म सेक्टर जो होता है वो प्रोडक्शन करता है। अब प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है। अगर आपको प्रोडक्शन करना है, अब देखो बच्चों, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे इस पेन की जरूरत है, इस फ्लैट पैनल की जरूरत है, और ये जो मेरे आगे कैमरा है मुझे उसकी जरूरत है। ऐसे ही अगर मुझे प्रोडक्शन करना है, अगर मुझे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। उन चीजों को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4 होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये आप याद रखेंगे। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, फर्स्ट वन इज द लैंड, सेकंड वन इज द लेबर, थर्ड वन इज द कैपिटल एंड फोर्थ वन इज द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो ये सारा काम करने का रिस्क लेगा, एंटरप्रेन्योर। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज लैंड। लैंड इज दैट एरिया जहां पे सारा प्रोडक्शन होगा, तो लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लैंड के बिना आप प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। लेबर, लेबर इज द ह्यूमन रिसोर्स जो आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगेगा, जो ह्यूमन आपके यहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी में डिप्लॉयड होंगे उनको आप बोलोगे लेबर। थर्ड इज द कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट जिसकी हेल्प से आप एसेट्स वगैरह परचेज करोगे, क्योंकि अनटिल और अनलेस आप एसेट्स को परचेज नहीं करोगे आप प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एंटरप्रेन्योर, ही इज द ओनर। एंटरप्रेन्योर इज द ओनर जो इन सब कामों को करने का रिस्क लेगा। तो बेसिकली ये 4 मेजर होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, सुनिए ध्यान से, इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से जो हमारा फर्म सेक्टर होता है वो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड में। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी फैक्टर एब्सेंट होगा, प्रोडक्शन का कोई भी फैक्टर इनमें से एब्सेंट होगा, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो कुल मिला के ये 4 आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए प्रोडक्शन के। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां यू कैन सी देयर इज अ लैंड। ठीक है, लैंड आपको चाहिए। देन यू कैन सी ये पैसा लेके उड़ रहा है, इट मींस दिस इज कैपिटल। पैसा आपको चाहिए एसेट्स वगैरह की परचेज के लिए। यहां ये लेबर काम कर रहा है, इट मींस लेबर इज आल्सो रिक्वायर्ड। लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मशीनरीज को चलाने के लिए यू विल रिक्वायर अ मैन पावर, तो लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली ही इज द पर्सन, ही इज द ओनर, यू कैन से एंटरप्रेन्योर, जो इन सबको काम को करने का रिस्क ले रहा है। तो यहां पे ये 4 फैक्टर्स आप देख पा रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर और द ओनर। अब मुझे बताइए कि क्या ये चारों फैक्टर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे? क्या ये मुझे फ्लैट पैनल फ्री में मिल गया? क्या ये कैमरा फ्री में मिल गया? ऑब्वियसली नॉट। आपको इन फैक्टर्स को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, है ना? फ्री में तो आएंगे नहीं है। अब लैंड आपको फ्री में नहीं मिलेगी, लेबर आपको फ्री में नहीं मिलेगी, कैपिटल आपको फ्री में नहीं मिलेगी, और ऑनर भी फ्री में ये सब करेगा नहीं। तो यू विल पे समथिंग टू दीज फैक्टर्स। आप इन फैक्टर्स को कुछ ना कुछ पैसा देंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस कि लैंड को आप क्या देंगे? लैंड पे आप रेंट पे करेंगे। लैंड पे क्या पे करेंगे? रेंट पे करेंगे। अगर आप किसी भी लैंड पे काम कर रहे हैं, अगर आपके खुद की लैंड वो नहीं है, तो यू हैव टू पे रेंट ऑन दैट लैंड। कैपिटल अगर कोई लगाएगा तो कैपिटल से वो क्या डिमांड करेगा? इंटरेस्ट डिमांड करेगा। ठीक है, तो कैपिटल पे क्या पे किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। ठीक है, लेबर को अगर आप लगाओगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे वेजेस टू द लेबर। आपको लेबर को वेजेस देनी पड़ेंगे जब भी वो आपके यहां काम करेगा। और एंटरप्रेन्योर जो ऑनर खुद है, वो खुद के लिए क्या रखेगा? बिजनेस से जो भी उसको प्रॉफिट्स होंगे वो एंटरप्रेन्योर ऑनर खुद रखेगा। तो यहां देखिए जो मैंने ब्लैक से लिखा है, दोज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी में रिक्वायर्ड होंगे। और जो येलो से मैंने लिखा हुआ है, दीज रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड दीज प्रॉफिट्स, दीज आर नोन एज फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं इनको बच्चों? फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। फैक्टर पेमेंट क्या होती है? कोई अगर डिफाइन आपसे पूछे तो फैक्टर पेमेंट आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड to the factors of production in lieu of their services। क्योंकि factors of production आपको services दे रहे हैं, लैंड की सर्विस, लेबर की सर्विस, कैपिटल की सर्विस, तो उन सर्विसेज के बदले आप जो भी पैसा इन फैक्टर्स को दोगे, जो भी पैसा आप इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दोगे, दैट पैसा इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। तो द पेमेंट विच इज मेड टू दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। तो अभी हम समझ गए। उसके बाद देखिए हमारे इकोनॉमी में बेसिकली 4 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? सबसे पहला जो सेक्टर होता है वो होता है हाउस होल्ड।
सबसे पहला सेक्टर जो होता है वो होता है हाउस होल्ड, अनदर सेक्टर इज द फर्म जिसको हम बिजनेस भी बोलते हैं, थर्ड इज द गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन सेक्टर। ठीक है बच्चों, तो हमारी इकोनॉमी में ये 4 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड, सेकेंड वन इज फर्म, थर्ड वन इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फॉरेन सेक्टर। लेकिन हमारे 12th क्लास के सिलेबस में हमें इन 4 सेक्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, तो हमें सिर्फ 2 सेक्टर्स की स्टडी करनी है, दैट इज हाउस होल्ड एंड अनदर वन इज फर्म। तो बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होता है? तो हाउस होल्ड सेक्टर हम लोग जो होते हैं, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। ये जो हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं ये बेसिकली कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर होते हैं, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा इनको ये लोग कंज्यूम करेंगे। और दूसरी चीज आप याद रखेंगे, जो भी हमने अभी पीछे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किए हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर भी कौन होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं। तो ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 2 चीजें आप हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में याद रखेंगे, दैट दीज आर द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस होंगी ये उनको कंज्यूम करेंगे। एंड सेकंड थिंग कि ये जो हाउस होल्ड्स होते हैं दे आर द ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनके जो ऑनर्स होंगे, ये ऑनर्स कौन होंगे? ये हाउस होल्ड होंगे। मतलब ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब आपको कहां से मिलेगा? फर्म को कहां से मिलेगा? इस हाउस होल्ड सेक्टर से मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग फर्म के बारे में देखते हैं। तो फर्म बेसिकली क्या करता है? फर्म प्रोडक्शन करता है, फर्म प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड से। अब जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ेगी। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फर्म सेक्टर जो है वो कहां से लेगा? हाउस होल्ड सेक्टर से। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनके ऑनर कौन होते हैं? हाउस होल्ड। तो अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको लेने हैं तो आपको कहां से लेने पड़ेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से आपको बोरो करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर गवर्नमेंट होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, जो हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, जो सोशल डेवलपमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनको डेवलप करती है। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो सब किसमें होता है? जो हमारा फोर्थ सेक्टर है दैट इज फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें बेसिकली 2 सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है और इनकम का कैसे फ्लो होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग यहां पे समझेंगे। तो बेसिकली हमें देखना है कि कैसे हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर एक दूसरे से डिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से के साथ मिलकर इकोनॉमी को चलाते हैं, और कैसे हमारे यहां इनकम का एक सर्कुलर फ्लो बनता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो देखिए यहां पे हमारे पास 2 सेक्टर हो गए। तो ये जो हमारा सेक्टर हो गया ये हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, और ये वाला जो हमारा सेक्टर हो गया ये हो गया फर्म सेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहां हम ये 2 सेक्टर्स के बारे में बातें करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? फर्म सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को। ठीक है बच्चों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड प्रोवाइड करेगा, लेबर प्रोवाइड करेगा, कैपिटल प्रोवाइड करेगा एंड एंटरप्रेन्योर, ऑनर खुद। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट में हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा। ठीक है, और फर्म सेक्टर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देगा फिनिश गुड में। ठीक है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देगा फिनिश गुड में इन फैक्टर्स की मदद से। तो ये आपका पहला सर्कुलर फ्लो का पार्ट होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर हैज प्रोवाइडेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म सेक्टर एंड बाय यूजिंग दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म सेक्टर हैज कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। और इसी को बच्चों हम लोग प्रोडक्शन फेज बोलते हैं। इसी को याद रखेंगे, क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फेज। So what is production phase? In production phase, household sector gives या supplies फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म सेक्टर, और फर्म सेक्टर उन फैक्टर्स को यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन फेज। याद रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। अब फर्म ने क्या किया? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया। अब फर्म सेक्टर क्या करेगा? जो भी फैक्टर्स फर्म सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से लिए हैं उनकी पेमेंट करेगा, क्योंकि फ्री में तो मिलेंगे नहीं, फर्म सेक्टर को कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां पे जो सेकंड होगा इसमें क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट की जाएंगी। ठीक है, क्या की जाएंगी बच्चों? फैक्टर पेमेंट की जाएंगी। जो भी फर्म सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट देगा। लैंड पे क्या देगा? बताइए, लैंड पे क्या देगा? रेंट। लेबर पे क्या देगा? वेजेस। कैपिटल पे देगा कैपिटल पे देगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को देगा प्रॉफिट। तो ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए थे फर्म सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से, उनकी पेमेंट हो गई है।
है ना, उसकी पेमेंट फॉर्म सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को कर दी है, उसकी पेमेंट फॉर्म सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को कर दी। तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गए, लैंड गया, लेबर गया, कैपिटल गया, एंटरप्रेन्योर गया। फर्म ने उनको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया और लैंड को रेंट दे दिया, लेबर को वेजेस दे दिया, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स दे दिए। इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। और इस फेज का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस फेज का नाम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है बच्चों? बेसिकली फर्म सेक्टर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसने हाउस होल्ड सेक्टर से लिए थे उनकी पेमेंट करेगा, मतलब इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, अमंग्स अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर पेमेंट्स करेगा। तो इस वाले को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड वन। अब थर्ड वन में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, जो भी फिनिश गुड फर्म सेक्टर ने प्रोड्यूस किए थे, अब वो क्यों किए थे? ताकि हाउस होल्ड सेक्टर उनको कंज्यूम कर पाए। तो बेसिकली यहां पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करेगा फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को। तो जो भी यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हुए हैं वो फर्म सेक्टर किसको ट्रांसफर कर देगा बच्चों? हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो क्या हाउस होल्ड सेक्टर को फ्री में मिलेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? नो। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर ने जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए थे तो बदले में फैक्टर पेमेंट ली थी, ऐसे ही जब फर्म सेक्टर इनको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है तो बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को भी कुछ पैसा फर्म सेक्टर को देना पड़ेगा। जो हम चीजें खरीद के लाते हैं तो पैसा देते हैं ना, तो इसी को बोलेंगे हम लोग पेमेंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहां पे देखिए आपको एग्जैक्टली समझना क्या है। जो पहले क्या हुआ बच्चों, ध्यान से समझना, पहले यहां से हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर की तरफ गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बदले में फर्म सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करी। देखिए यहां पे रुपी फ्लो हो रहा है, ये पेमेंट करी किसने करी? फर्म सेक्टर ने करी हाउस होल्ड सेक्टर को, और ये पैसा किसके पास आ गया? हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गया फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में, ठीक है। अब जब इन हाउस होल्ड सेक्टर ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे फर्म सेक्टर से, तो इन्होंने इस पैसे को वापस से किसको पे कर दिया? पेमेंट करी ना इन्होंने जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हाउस होल्ड सेक्टर ने, तो वापस से जो ये मनी है ये किसके पास चला गया? फर्म सेक्टर के पास चला गया। तो देखिए ये मनी कहां से जाना शुरू हुआ था? फर्म सेक्टर से इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, और वापस से किसके पास आ रहा है? फर्म सेक्टर के पास इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो मनी देखिए आपका इनकम जो हो रही है फ्लो हो रही है, पहले फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में, और फिर हाउस होल्ड से वापस फॉर्म की तरफ इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इससे हमारी पूरी साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये आपको बनाना आना चाहिए और एक्सप्लेनेशन आपको इसकी आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, उसकी वजह से इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर पेमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और फाइनली ये हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यही बात बता रहा है कि पहले यहां से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए, फैक्टर पेमेंट और आई, और ये फैक्टर पेमेंट फाइनली दोबारा से फर्म के पास चली गई इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद ये बोल रहा है कि हाउस होल्ड जो होते हैं वो कंज्यूमर सेक्टर होते हैं हमारे इकोनॉमी के, और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी सप्लाई करते हैं फर्म सेक्टर को, और जो भी पैसा वो खर्च करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, उनको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसको बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म क्या होते हैं? प्रोडक्शन सेक्टर होते हैं, ये बेसिकली रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में, और ये फैक्टर पेमेंट करते हैं हाउस होल्ड को, क्योंकि हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हैं तो बदले में फैक्टर पेमेंट करेंगे हाउस होल्ड को, ठीक है। उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वो इनपुट्स हमने डिस्कस किया है जो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में रिक्वायर होंगे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इनको हम लोग बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर पेमेंट क्या होती हैं? जो भी पैसा हम लोग इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, जैसे लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट, इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। तो बेसिकली आपको ये सारी टर्म्स याद होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए, ताकि एग्जाम में आप इसको नोट कर पाए। देखिए अब यहां हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस इन द सर्कुलर फ्लो।
तो जब हम लोग फेजेस का डिस्कशन करेंगे तो हमारे पास सर्कुलर फ्लो की 3 फेजेस होंगी। जो सबसे पहली फेज होगी दैट इज द प्रोडक्शन फेज, सेकंड जो फेज होगी दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और थर्ड जो फेज होगी दैट इज द डिस्पोजिशन फेज। तो हमारे पास सर्कुलर फ्लो की 3 फेजेस होती हैं, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। तो व्हाट इज प्रोडक्शन फेज? जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर की तरफ जाते हैं और फर्म सेक्टर उनको यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है। इस फेज को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फेज, जहां पे हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से हाउस होल्ड सेक्टर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड में। इस फेज को हम बोलेंगे प्रोडक्शन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इस फेज में जो फर्म सेक्टर होगा वो हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लैंड पे रेंट देगा, लेबर को वेजेस देगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा। तो जहां पे फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर ऑफ पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इस फेज को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्पोजिशन फेज क्या होगी बच्चों? फर्म सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा दिया था इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, वापस से वही पैसा हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर को पे कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इस फेज को हम लोग बोलेंगे डिस्पोजिशन। तो पहले पैसा यहां से हाउस होल्ड की तरफ आया और फाइनली हाउस होल्ड से दोबारा वापस किसके पास चला गया? फर्म सेक्टर के पास वो पैसा मूव हो गया। तो इस वाली फेज को हम लोग बोलेंगे डिस्पोजिशन फेज। तो आप ये तीनों फेज याद रखेंगे डायग्राम के साथ। फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन फेज, सेकंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड थर्ड वन इज द डिस्पोजिशन फेज। अब नाउ what are the stock and flow? These are the very important variables. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके जो आपको याद रखने हैं। देखिए what is the meaning of stock? तो स्टॉक का मतलब होता है एनी इकोनॉमिक वेरिएबल, कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल which is measured over a point of time, तो बच्चों ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब होता है कोई भी इकोनॉमिक कंसेप्ट, तो ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक। फॉर एग्जांपल जैसे वेल्थ, ठीक है? तो वेल्थ क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। एग्जांपल नंबर ऑफ बर्थ्स ऑन 24 अगस्त। तो यहां पे भी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये भी किसका कंसेप्ट हो गया? स्टॉक का कंसेप्ट हो गया। तो स्टॉक का मतलब होता है इकोनॉमिक वेरिएबल जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाएंगे, और फ्लो का मतलब होता है एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल जो कैसे मेजर किया जा रहा है बच्चों? पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है, ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे फ्लो। तो स्टॉक कैसे मेजर किया जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम पे। और फ्लो कैसे मेजर किया जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम पे हम लोग फ्लो को मेजर करेंगे, ठीक है? अब यहां पे एग्जांपल जैसे इनकम, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम एक दिन की नहीं होती, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की होती है। फॉर एग्जांपल तो नेशनल इनकम यहां हो गई, सेविंग्स आपकी हो गई, ठीक है? या फिर बर्थ्स इन अगस्त या ड्यूरिंग अगस्त, तो यहां पे अगस्त का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एक एंडिंग पॉइंट भी होगा। तो पीरियड का मतलब ही क्या होता है बच्चों? देखिए मैग्नीट्यूड होगा, वहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक वहां पे एंडिंग पॉइंट होगा और उसके बीच की हम लोग स्टडी करेंगे, तो दैट इज अ पीरियड। और पॉइंट क्या होता है? दिस पर्टिकुलर, जब हम इस पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं तो बस यहाँ पे ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक। तो जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाएंगे वो स्टॉक, और जो भी पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किए जाएंगे वो फ्लो। अब हम फटाफट से डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक? स्टॉक इज एनी इकोनॉमिक वेरिएबल which is measured in a particular point of time. And what is flow? Any economic variable which is measured over a period of time,
टाइम। तो जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है वो स्टॉक है, और जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है वो फ्लो है। टाइम डायमेंशन, स्टॉक के पास कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, नो टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो स्टॉक जो वेरिएबल होते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं, तो कोई वहां पे टाइम डायमेंशन नहीं होता, उस पर्टिकुलर पॉइंट की ही बात हम लोग कर रहे होते हैं। लेकिन फ्लो के पास इट हैज टाइम डायमेंशन, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंडिंग पॉइंट भी होता है। तो मतलब वी कैन से कि फ्लो के पास क्या होता है, क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, उसके बीच की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इट हैज अ टाइम डायमेंशन। नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टॉक? तो स्टॉक इज जनरली स्टैटिक इन नेचर, ठीक है, स्टैटिक्स है, फिक्स्ड है, ये स्टैटिक है, स्टैटिक इन नेचर होता है, और माफ कीजिएगा वो स्टैटिक होगा। और फ्लो जो होगा, ठीक है, फ्लो जो होगा वो डायनामिक होगा, फ्लो जो होगा वो क्या होगा, डायनामिक होगा। डायनामिक मतलब जो चेंज होता रहता है। तो पॉइंट जो होगा वो स्टैटिक होगा, वो स्टैटिक होगा एक जगह पे, ठीक है, और जो फ्लो वेरिएबल्स होंगे वो डायनामिक होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जांपल अगर हम लें तो यहाँ पे स्टॉक का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं वेल्थ, ठीक है, और इधर हम लोग फ्लो का एग्जांपल ले सकते हैं इनकम। तो इनकम जो होता है वो हमारा फ्लो का कंसेप्ट होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं नंबर ऑफ बर्थ्स ऑन 24 अगस्त, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द अगस्त। तो ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद फॉर अदर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है, तो टू टाइप्स के सर्कुलर फ्लो में हम लोग देखते हैं, एक होता है हमारा रियल फ्लो, एक होता है रियल फ्लो, और दूसरा होता है मनी फ्लो। ठीक है बच्चों, एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो is the flow of goods and services between household to firm and firm to household। जब हाउसहोल्ड और फर्म सेक्टर के बीच में बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, ठीक है, जैसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए थे, फिर फाइनली यहां से फर्म सेक्टर से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज गए थे, ठीक है। तो देखिए हाउसहोल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए थे फर्म सेक्टर के पास, और फर्म सेक्टर से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आए थे हाउसहोल्ड सेक्टर के पास। तो जनरली ये वाला डायग्राम जो है, यहां भी यहां देखिए फैक्टर्स गए और यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज आए, तो ये वाला जो फ्लो होगा, इस फ्लो का हम लोग बोलेंगे रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो, रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। और मनी फ्लो क्या होता है, देखिए हाउसहोल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर, अब फर्म सेक्टर ने हाउसहोल्ड सेक्टर को दिए थे फैक्टर पेमेंट, तो फैक्टर पेमेंट में किसका फ्लो हुआ, मनी का फ्लो हुआ, और हाउसहोल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर को दिया था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें भी किसका फ्लो हुआ, बेसिकली मनी का फ्लो हुआ। तो मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, नॉमिनल फ्लो। तो ये क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ मनी, इट इज द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर टू फर्म सेक्टर एंड फर्म सेक्टर टू द हाउसहोल्ड सेक्टर। तो हमारे पास कितने टाइप के सर्कुलर फ्लो होते हैं, दो, वन इज द रियल फ्लो फिजिकल फ्लो, another one is the money flow or the nominal flow, ठीक है। लास्ट देखिए, लास्ट टॉपिक रियल फ्लो। रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर टू फर्म एंड फ्रॉम फर्म सेक्टर टू द हाउसहोल्ड सेक्टर। तो यहां पे किसका फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। मनी फ्लो में क्या होगा, इट इज द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर टू फर्म सेक्टर एंड फर्म सेक्टर टू द हाउसहोल्ड सेक्टर, ठीक है बच्चों। ये दो बात ना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है और यहां पे मनी का फ्लो हो रहा है, इसलिए नाम से भी आपको इससे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। व्हाट इज द काइंड ऑफ एक्सचेंज, तो यहां पे रियल फ्लो में क्या एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, और यहां पे क्या एक्सचेंज होता है, मनी एक्सचेंज होता है, ठीक है। मनी फ्लो में क्या एक्सचेंज होता है, मनी, और रियल फ्लो में क्या एक्सचेंज होता है, आई विल राइट इन फुल फॉर्म, गुड्स एंड। ये बहुत शॉर्ट डिफरेंसेस हैं जो आप अपने नोटबुक्स में ना लिखते के साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, तो यहाँ पे यस डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है अगर बार्टर सिस्टम जैसा सिस्टम होगा, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता है, उसको हम सीसी कमोडिटी इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो जहां पे बार्टर सिस्टम होगा वहां पे एक्सचेंज या डिफिकल्टी आ सकती है रियल फ्लो में, लेकिन मनी फ्लो में एज सच कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे आपको गुड सर्विसेज लेने होते हैं और मनी का यहाँ पे फ्लो होता है, तो पैसे का फ्लो होता है, तो कोई भी एक्सचेंज यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं आएगी। अल्टरनेट नेम, रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या हो गया आपका, फिजिकल फ्लो, क्योंकि यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर होता है, और यहाँ इसका दूसरा मनी फ्लो का दूसरा नाम हो गया नॉमिनल फ्लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ मनी का फ्लो होता है फ्रॉम बिटवीन बोथ द सेक्टर्स। तो आई होप आपको रियल फ्लो मनी फ्लो समझ में आया होगा। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो वी हैव डिस्कस्ड, फिर हमने इसका देखिए पहले डिस्कस किया, फिर इसका डिफरेंस किया, देन वी डिड द डिफरेंस ऑफ स्टॉक इन फ्लो,
we have studied what is stock, what is flow. We have studied the phases in circular, that is production phase, distribution phase, and disposition phase. We have discussed that what is household sector, what is farm sector, what are the factors of production, what is factor payment, and what is the circular flow of income. Then we have seen the entire circular flow, how you have to make it, कैसे चीजें चल रही हैं economy में, we have discussed. And then we have discussed the sectors of the economy, household, farm, government, and the rest of world. And then we have also discussed the different factors like land, capital, labor, and honor, and what is the payment which are made to these factors of production. And we have also discussed the meaning of circular flow and production. And then we have also discussed the components, so you can say a few things about the macroeconomics, that what is a macroeconomics. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी प्रोडक्टिव होगा. ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हम पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे टाइम टू टाइम, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.